बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आपको पता ही है, प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको काफ़ी वीडियो और काफ़ी क्वेश्चन हमको कंप्लीट करा चुके हैं आपको। बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हो MPPAT एग्ज़ाम के लिए और किसी भी आप एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि बच्चों बहुत सारे छात्र जो हैं उनका रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और रोज़ मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर PAT का फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म तो बच्चों आने ही वाले होंगे। अब देखो मैं तो MPP में हूँ नहीं हूँ कि यहाँ से मैं फॉर्म डालूँ या मतलब पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। अब जैसे ही फॉर्म आएंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आए है ना। और एग्ज़ाम ये कंफर्म है कि आपका अक्टूबर में ही होगा, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी रेगुलर रखें। फॉर्म आने ही वाले होंगे, जिस दिन आ जाए उस दिन आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग परेशान ना हो फॉर्म के लिए, बस आप तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। कहीं आपको पढ़ने से लेकर समस्या आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बच्चों अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए हम बिल्कुल आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे और आपका जो शुरू करते हैं आपकी इस वीडियो की। बहुत जल्दी वीडियो शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आप वीडियो का, आपको पता है 282 लगभग 282 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आज हम आगे शुरू करेंगे। देखिए तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों बता रही है आप, धान का पुष्पक्रम कहलाता है क्या? पैनिकल, सोलेनेसी, एलजीएसी या हेड। तो आपको बताना है धान का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। जी हाँ, आंसर बहुत अच्छा है। आंसर आपको देना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, धान के पुष्पक्रम को कहते हैं, बताइए आप लोग। पैनिकल। क्या कहा जाता है? पैनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में 1943 में भयंकर अकाल धान के किस रोग के कारण पड़ा था? बंगाल में 1943 में 1943 में भयंकर जो अकाल पड़ा था वो किसके कारण? काली रोग, मोलिया रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग या कोई नहीं। तो आपको पता है जो आपका अकाल पड़ा था 1943 में बंगाल में, वो क्यों पड़ा था? एक रोग था जिसका नाम था भूरी पत्ती धब्बा रोग। इस रोग के कारण अकाल पड़ा था। धान का प्रमुख रोग है कौन सा? भूरी पत्ती धब्बा रोग, ब्लास्ट रोग, एक बार दोनों या कोई नहीं। धान का जो प्रमुख रोग है बच्चों, वैसे ये दोनों रोग हैं लेकिन वहाँ पे लिखा है आपका प्रमुख, तो ध्यान रखें ब्लास्ट रोग इसका आंसर सही होगा। प्रमुख लिखा है, वैसे दोनों ही हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही रोग हैं, लेकिन प्रमुख लिखा है तो आपको ब्लास्ट रोग जो होता है बहुत खतरनाक रोग होता है जो कि आपकी धान में लगता है। धान के खेत में जल निक्षालन को रोकने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? धान के खेत में लीचिंग को रोकने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? पडलिंग, सर्किल, बुवाई या सभी। तो आपको पता है निक्षालन क्या होता है? पानी के साथ पोषक तत्व घुल कर के नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम क्रिया कौन सी करते हैं धान में? पडलिंग। बच्चों पडलिंग क्या होता है कि धान को पौध लगाने से पहले धान के खेत में मचाया जाता है, धान को ट्रैक्टर की सहायता से उसको मचाया जाता है, तो उसको हम पडलिंग कहते हैं। ज्वार की मीठी किस्मों में शर्करा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? 12%, 15%, 17% या 20%। तो ज्वार की मीठी जो वैरायटी होती हैं उनमें जो शुगर पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है? आपको आंसर देना है। जी बच्चों, आंसर एकदम सही होना चाहिए। जी हाँ, और बिल्कुल आंसर सही है आपका 17%। कितना प्रतिशत? अधिकतम 17% उनमें शर्करा पाई जाती है। गेहूं के किस रोग के कारण खेत में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? बोरोन की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या करनाल बंट के कारण। ध्यान रखें गेहूं के खेत में एक रोग होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? करनाल बंट। करनाल बंट के कारण खेत में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आगे बात करते हैं, साधारण दाब पर शाखा की कितनी चौड़ाई से छाल निकाल दी जाती है? साधारण अगर आप कलम लगाते हो, दाब लगाते हो, दाब कलम जो होता है, तो कितनी चौड़ाई से हम छाल निकाल दी जाती है ये आपको बताना है। 4.5 सेंटीमीटर, 4.10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है कि जो आप शाखा की चौड़ाई से छाल निकाल दी जाती है वो कितनी आप लोग छाल निकालते हो। प्रश्न आपका 289 है और आंसर इसका सही होगा बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैम व जेली के पकने का तापक्रम कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस,
110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस। जैम व जेली के पकने का जो तापक्रम होता है बच्चों, ध्यान रखना, वो होता है आपका 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका जेली में पेक्टिन प्रतिशत होता है 1%, 2%, 3% या 4%। तो जेली आपको पता है सबसे बेस्ट किससे बनाई जाती है, अमरूद से बनाई जाती है, और उसमें जो पेक्टिन रखा जाता है वो होता है आपका 1%। कितना, 1%। आगे बात करते हैं इनार्चिंग में। इनार्चिंग में कितने समय में मूल वृंत व सांकुर शाखा आपस में मिल जाते हैं? 2 से 3 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह या 10 से 12 माह। बहुत सिंपल है, सांकुरों और आपस में दोनों मिल जाते हैं, आपके 2 से 3 महीने में ही ये कंप्लीट काम हो जाता है। मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा है? मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा है? अमरूद, आम, पपीता या आंवला। सब जानते हैं मुरब्बा सबसे जो बेस्ट बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका, आपको आंसर देना है बच्चों। जी हाँ, आंसर होगा आपका आंवला। आंवला से सबसे बेस्ट आपका मुरब्बा तैयार किया जाता है। किस फल पदार्थ को पात्र में भरने के 24 घंटे बाद ढक्कन लगाते हैं? सॉस, मुरब्बा, जेली या अचार। ऐसा कौन सा फल पदार्थ है जिसको हमने किसी बर्तन में रख दिया और उसको 24 घंटे का ढक्कन नहीं लगाते हैं? बताइए, आप लोगों को आंसर देना है। ध्यान रहे, आपका जो होता है वो है जेली। जेली में क्या होता है बच्चों, 24 घंटे बाद ही ढक्कन लगाया जाता है, जिससे वो क्या हो जाए, सही से जम जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों नेक्स्ट है, शरबत का TSS होता है। शरबत का TSS होता है, यानी टोटल सॉलिड सोलूबल कितना होता है? 50%, 65%, तीसरा है 70% और चौथा है 75%। तो बच्चों जो शरबत होता है ना, इसका जो TSS कितना होता है आपको आंसर देना है, और आंसर एकदम सही होना चाहिए आपका। जी हाँ, बिल्कुल एकदम आंसर सही दे रहे हैं बच्चे। आंसर होगा आपका कितना, 65%। 65% शरबत में TSS होता है। नेक्स्ट है, फलों की डिब्बाबंदी हेतु चीनी की सांद्रता रखते हैं कितनी? 20 से 55%, 100 से 125%, 90 से 95% और 80 से 90%। तो फलों की जो डिब्बाबंदी हेतु चीनी की सांद्रता रखी जाती है, इसमें एग्जिट नहीं दे रखा, लेकिन 20 से 55% के मध्य चीनी की फलों की डिब्बाबंदी में सांद्रता रखी जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्गाकार विधि के प्रत्येक वर्ग में एक अस्थायी पौधा लगा देने पर विधि कहलाती है क्या? पूरक, पंचभुजाकार, एक व दो दोनों या कोई नहीं। वर्गाकार मेथड होता है, वर्गाकार मेथड जानते हैं आप, चारों एक यहाँ इस तरीके से आपका जो बनाया जाता है, जैसे इस प्रकार से बनाए थे, एक यहाँ पर प्लांट्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस प्रकार से वर्गाकार मेथड होता है। और वर्गाकार मेथड में एक अस्थायी पौधा लगा दें, अस्थायी मतलब यहाँ पर बीच में लगा दें, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उसको पूरक भी कहते हैं और पंचभुजाकार, यानी आपका हो जाएगा एक व दो दोनों आंसर सही। ठीक है, चलिए। सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है 1%, 2%, 3% या 4%। तो याद रखें, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का जो परसेंट होता है वो होता है आपका 2%। कितना होता है? 2%। बाजरे में रो टू प्लांट की दूरी कितना रखा जाता है? 45x15, 50x15, 30x15 या 15x45। तो बाजरे में रो से रो और पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है बच्चों, वो रखी जाती है 45x15 सेंटीमीटर। है एक वर्षीय फसल नहीं है, कौन सी है? गेहूँ, मक्का, गन्ना, सरसों। सब जानते हैं, इनमें से कौन सी जो है आपकी एक वर्षीय नहीं है? तो गन्ना। गन्ना आपका एक वर्षीय फसल में नहीं आता है, इसके लिए समय लगता है, इसलिए इसे 2 वर्षीय बहुवर्षीय में रखा जाता है। केले का वानस्पतिक प्रवर्धन विधि क्या है? सकर्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या बडिंग। सब जानते हैं, केले का दूसरा पौधा तैयार करने के लिए जो वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है आपके सकर्स से, और इसका सकर्स होता है लगभग 7.5 किलोग्राम का। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। सकर्स का केले में और खजूर में दोनों में उपयोग करते हैं। खजूर में रखा जाता है लगभग 10 से 12 किलोग्राम का सकर्स, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है? सब जानते हैं, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है बच्चों, वो होती है आपकी वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। आपको पता है योसी जो विषाणु है उसके द्वारा ये होती है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में।
शिमला में, नागपुर में या चंडीगढ़ में? बच्चों है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सेंट्रल शुष्क इसका केंद्रीय शुष्क ऐसे कह सकते हैं सेंट्रल एरिड रिसर्च आपका हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सब लोग जानते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। वैसे जो होना चाहिए मेरे हिसाब से बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है आपको बताना है बच्चों। मोहनगढ़, कुम्हेर, अंबिकानगर, इनमें से कोई नहीं। सब लोग जानते हैं कि आपका ये स्थान है अंबिकानगर, टोंक, राजस्थान में। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6, 6 से 7.5, 5 से 5.5 और 8.5 से 1। तो बच्चों ये होना चाहिए आपका 6 से 7.5 मध्य। ये पीएच सबसे बेस्ट माना जाता है। कृषि शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है बच्चों? लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से, ग्रीक भाषा से या हिंदी भाषा से? तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है बच्चों ये लिया गया है आपका लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से ये लिया गया है। नेक्स्ट है आपका भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ों के समूह को बैंड, हर्ड, फ्लॉक या ड्रो? भेड़ों के समूह को, बहुत सारी भेड़ हैं तो उनके समूह को क्या कहा जाता है? ये आपको ही आंसर देना है बच्चों। बैंड कहते हैं या हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं या ड्रो कहते हैं? बताइए बच्चों, ये आंसर आपको देना है। बैंड, हर्ड, फ्लॉक, हर्ड, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर एकदम आपका सही होना चाहिए और आंसर सही होगा इसका फ्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है पूगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी तथा अविकसित किसकी नस्ल हैं? बच्चों पूगल, जैसलमेरी, चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्ल हैं? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बकरी की, भेड़ की, भैंस की, कुक्कुट की? तो बच्चों ये आपकी हैं, किसकी है आपको ही आंसर देना है। वो है आपकी किसकी? भेड़ की। ध्यान रखें भेड़ की ये नस्लें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। गेहूं में रो इनटू प्लांट्स मतलब रो से रो की और पौधे से पौधे की दूरी जो रखी जाती है वो कितनी है? 25.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर? तो जो रखी जाती है आपकी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। गेहूं की चपाती बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? गेहूं की चपाती बनाने के लिए उपयुक्त किस्म बात करते हैं बच्चों। ऑप्शन है WH 147, RRB 156, SHP 15 या सभी? तो ध्यान रखें आपकी सभी जो हैं वैरायटी हैं जिससे हम चपाती या रोटी बना सकते हैं। निम्न में से गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसको? ग्वार को, जूट को, बरसीम को या सभी को? सब जानते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है आपकी जूट को। बर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? केंचुआ का, अमीवा का, उर्वरक का या मानव का? सब लोग जानते हैं बर्मी कंपोस्ट जो बनाई जाती है वो बनाते हैं केंचुआ की खाद से। पूसा जय किसान किसमें बच्चों? तिल, सोयाबीन, मक्का या सरसों? सब जानते हैं पूसा जय किसान एक वैरायटी आपकी सरसों की। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? 18%, 22%, 46% या 56%? तो डीएपी में जो नाइट्रोजन होता है बच्चों वो होता है आपका 18%। और अगर आपसे पूछता है कि फास्फोरस कितना होता है तो वो होता है आपका 46%। गाय की गर्भकाल अवधि होती है बच्चों कितनी? 282 दिन, 200 दिन, 148 दिन, 310 दिन? तो बच्चों आपको पता है 310 दिन भैंस की होती है, 148 दिन आपकी बकरी एवं भेड़ की होती है और 310 दिन भैंस की होती है। ठीक है ना। ध्यान रखें। और जबकि गाय की होती है 282 दिन। कितनी होती है गाय की? 282 दिन। ध्यान रखें इसका आंसर सही होगा 1 नंबर। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भैंस का गर्भकाल देखो अभी बता रहा था भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। बकरी के गर्भकाल की बात करें 120 दिन, 148 दिन, 160 दिन, 114 दिन। तो बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 148 दिन का। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है बच्चों? 150 दिन, 100 दिन, 248 दिन, 250 दिन। ध्यान रखें भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। ऊँट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 200 से 300 दिन, 150 से 250 दिन, 390 से 410 दिन, 300 से 400 दिन। ध्यान रखें ऊँट का गर्भकाल होता है 390 से 410 दिन का। ये याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.023, 1.028, 1.032, 1.001। तो याद रखें गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.028 से 1.032 यहाँ तक आपका होता है। तो 1.028 इसका आंसर सही होगा। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है?
1.032 याद रखें, ये आपके भैंस के का होता है, ये आज किसका। और अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से, आपको पता होगा। भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.030, 1.032, 1.035, 1.036। तो याद रखें भेड़ के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, 1.030 आपके भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.036, 1.037, 1.038 और 1.040। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका होता है 1.037। बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, ध्यान रखें बच्चों, बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व की बात कर रही है, 1.020, 1.025, 1.030 और 1.035। बच्चों बकरी के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है एग्जिट होता है, मैं आपको बताऊं 1.028, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको याद रखें थोड़ा सा। निम्न में से उदय, अच्छा ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम लोग। पशु की आयु गणना की जाती है, सबसे बेस्ट क्या है, दांत द्वारा, शरीर द्वारा, दूध द्वारा और खुर द्वारा। आपको पता है पशु की जो आयु गणना की जाती है वो की जाती है आपकी दांतों द्वारा। वैसे खुर द्वारा भी करते हैं और सींग द्वारा भी करते हैं, सींगों पे छल्ले होते हैं उनके द्वारा। सबसे बेस्ट है दांत द्वारा, ध्यान रखें आप लोग। सर्रा रोग किन पशुओं में होता है, तो सर्रा रोग सबसे खतरनाक रोग है जो कि आपका किस में होता है बताना है आपको, ऊँट में, गाय में, हाथी में या सुअर में। जी हाँ, आंसर सही होना चाहिए आपका, आंसर सही है ऊँट में। सर्रा ऊँट की सबसे भयंकर बीमारी है। दो भागों में बटा खुर किसका होता है, घोड़े का, ऊँट का, हाथी का या भेड़ का। तो दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है बच्चों, जी हाँ आंसर सही है भेड़ का। भेड़ का खुर दो भागों में बटा होता है, भेड़, बकरी, गाय और भैंस, इनका खुर दो भागों में बटा होता है। तोता मुख दिखावट वाली बकरी कौन सी है, बीटल, जमुनापारी, सिरोही या सभी। तो बच्चों याद रखें तोता जैसा जो मुख होता है वो होता है जमुनापारी का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों। पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे घने बाल किस नस्ल की होती पहचान, जमुनापारी, बीटल, मैरिनो या सभी। तो याद रखें जमुनापारी की पिछले टांगों पर बहुत लंबे घने बाल पाए जाते हैं। सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा, भदावरी, महसाना या जाफराबाद। सब जानते हैं बच्चों सबसे हाईएस्ट फैट परसेंटेज पाया जाता है भदावरी नस्ल में, किसमें, भदावरी में। कितना परसेंट, 13%। आगे सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो सर्वाधिक दूध में भदावरी, मुर्रा, महसाना या जाफराबाद। तो कौन सी है आपकी, मुर्रा में सबसे ज़्यादा आपका मिल्क मिलता है, लगभग 2500 से लीटर प्रति ब्याज तक, लगभग दूध 2500 तक आपको लीटर दूध मिल जाता है, सॉरी 2500। आगे हम बात करें सर्वाधिक भारी भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा, महसाना, जाफराबादी या भदावरी। सबसे ज़्यादा जो भारी नस्ल है वो है आपकी जाफराबादी। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की कामधेनु राठी, जर्सी, मेवाती या गिर। तो याद रखें राजस्थान की कामधेनु राठी को कहा जाता है। सर्वाधिक दुग्ध शर्करा वाली गाय की नस्ल है आपकी राठी, जर्सी, साहिवाल या होल्स्टीन फ्रीजियन। तो याद रखें सर्वाधिक बसा आपका सर्वाधिक जो दुग्ध शर्करा या लैक्टोज है वो पाया जाता है साहिवाल में, किसमें है, साहिवाल नस्ल में आप सबसे ज़्यादा आपका दुग्ध शर्करा पाया जाता है। विटीकल्चर का संबंध किससे है, तो विटीकल्चर का जो संबंध है वो याद रखें आपका किससे है, अंगूर उत्पादन से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं तो कहूँगा इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाकी जो 50 प्रश्न के समथिंग 50-52 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चों। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से लेकर पूछ सकते हैं, है ना। और कोई समझ में नहीं आता तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पता ही है हमारे मोबाइल नंबर आपको पता है 722400 और 2628, ये हमारे मोबाइल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।